वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में एमसीक्यू 13 टू 22 कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक फ्री कॉन्सेंट और वॉइड एग्रीमेंट के टॉपिक में वॉइड एग्रीमेंट्स के एरिया से होगा। पहला क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल रिस्ट्रेन टू सिमिलर बिजनेस फॉर अ सेलर ऑफ गुडविल इज वैलिड इफ इट इज फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स होनी चाहिए। पीरियड ऑफ टाइम भी डिफाइन होना चाहिए ताकि रीजनेबल हो। फॉर एवर इज जनरली नॉट रीजनेबल और रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। तो ये तीनों तो सेम ही बातें हैं, इसलिए ऑल ऑफ अबव वाला हमारा आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन 14 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉइड। एग्रीमेंट टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन। इसमें देखें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि माइनर के अलावा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जो है वो वॉइड होता है। तो एग्रीमेंट टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना रोका नहीं जा रहा, बल्कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने का कहा जा रहा है, तो ये तो वैलिड है। नॉट वाइड बताना है तो ये नॉट वाइड ही है, नॉट वाइड या वैलिड। इसको बल्कि प्रिसाइजली हमारे यहाँ इंगेजमेंट या मंगनी वगैरह कहा जाता है, जिसके हम कहते हैं एग्रीमेंट टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन। एग्रीमेंट नॉट टू मैरी एट ऑल, ये तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, तो ये वाइड होगा। एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड, वंस अगेन ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है। एग्रीमेंट टू मैरी इन हेवन, शादी तो दुनिया में ही करनी होती है, तो इन हेवन जो है वो वंस अगेन रिस्ट्रेंट है कि दुनिया में नहीं करनी, तो ये भी वाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रेंट टू ट्रेड। क्योंकि लॉ हमें कहता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाइड होंगे, जिसमें से एक एक्सेप्शन है कि सेल ऑफ गुडविल अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हो तो वो फिर अलाउड है सिमिलर बिजनेस में। एग्रीमेंट टू सेल ऑल प्रोड्यूस टू अ सर्टेन पार्टी विद अ स्टिपुलेशन दैट बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट होल क्वांटिटी, ये तो जो है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, यानी ये एक्सेप्टेबल है। इसमें रिस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि जो अगर हमारे ऊपर सेलर पे ये पाबंदी लगी है कि उसने सिर्फ बायर को सेल करना है, तो बायर के ऊपर भी ये पाबंदी है कि उसने सारा खरीदना है। इसका मतलब है कि एक्चुअली तो ट्रांजैक्शन होकर ही रहेगी और कोई ट्रेड रुकेगा नहीं, बल्कि ट्रेड इससे कंटिन्यू हो रहा होगा। तो हमारा आंसर भी यही होना चाहिए। लेकिन बाकी देखते हैं कि बाकियों में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है, क्योंकि ये तो हो गया नॉट अ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। बी है एग्रीमेंट टू स्टॉप राइवल शॉपकीपर इन पर्टिकुलर लोकेलिटी फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर नहीं होगा। एग्रीमेंट टू सेल ऑल प्रोड्यूस टू सर्टन पार्टी एंड बायर इज फ्री टू रिजेक्ट। अब आप सेलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि उसने सिर्फ बायर मिस्टर ए को सेल करनी है, और मिस्टर ए के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहें तो सारी गुड्स रिजेक्ट करते हैं। अगर मिस्टर ए जो है रिजेक्ट कर देंगे तो सेलर किसी और को सेल नहीं कर सकता, तो इसमें तो ट्रेड रुक जाएगा, तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और पार्शियल रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, अब ये क्लियर नहीं है ऑप्शन, लेकिन ये कि पार्शियल हो या फुल हो, लॉ ने तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मना किया हुआ है एक्सेप्ट सेल ऑफ गुडविल। जो ऑप्शन ए है उसमें ट्रेड रिस्ट्रेंट हो ही नहीं रहा, इसलिए वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 16 है कि इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, वंस अगेन ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाइड होते हैं, उसकी एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल, तो वो देखना है। द वेंडर ऑफ गुडविल मे बी लॉफुली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डूइंग सिमिलर बिजनेस एनीवेयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एनीवेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो लिमिट्स हैं, रीजनेबल लिमिट्स डिफाइन करनी पड़ती हैं। विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, ये ज़्यादा क्लोज है। विद इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ जो एक बिजनेस है वो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो लिमिट्स उससे बड़ी भी हो सकती हैं। विद इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, तो लॉ ने प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर एरिया की टर्म यूज़ नहीं की, वहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई है वो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स की है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17 है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड। अच्छा, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। एग्रीमेंट विच टेंड टू प्रिवेंट कोर्स ऑफ जस्टिस, बिल्कुल ये तो करेक्ट हो गया, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि एक पार्टी जो है ना जस्टिस के लिए कोर्ट में नहीं जा सकती। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी वैल्यूएट कर लेते हैं। एग्रीमेंट टू रेफर प्रेजेंट डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेशन, अच्छा चाहे प्रेजेंट डिस्प्यूट हो चाहे फ्यूचर डिस्प्यूट हो, आर्बिट्रेशन में जब आप जाते हैं
तो वो एक्सेप्शन के अंदर मेंशन है कि वो फिर रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ट्रीट नहीं हो रही होती। वैसे भी जब आप आर्बिट्रेशन में जा रहे होते हैं तो आप कोर्ट के थ्रू नहीं जस्टिस सीख कर रहे होते, लेकिन एक और वे से तो जस्टिस ले रहे होते हैं। और एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी अगर पार्टीज कर लेती हैं तो कोर्ट के अप्रूवल के साथ कोर्ट में वो अपना एग्रीमेंट जमा करवा देते हैं और कोर्ट अलाउ कर देती है, तो ये भी अलाउड है और ये मना नहीं है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि उसी में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बाकी सब में तो इन सम वे आप जो पार्टीज हैं वो अपना मैटर रिजॉल्व कर रही हैं। क्वेश्चन 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वैलिड। एग्रीमेंट लिमिटिंग द टाइम अलाउड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है कि एक मामले पर 3 साल तक केस हो सकता है और आप अपने एग्रीमेंट में उससे कम टाइम सेट करते हैं, तो वो तो बेसिकली रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ट्रीट होता है और वो वैलिड नहीं होगा, वो वाइड होगा। एग्रीमेंट विच कंटेन्स वेग और एम्बिगुअस टर्म्स विच कैन नॉट बी मेड सर्टन, तो अनसर्टन एग्रीमेंट भी वाइड होते हैं। एग्रीमेंट्स मीनिंग ऑफ विच सीम्स टू बी अनसर्टन बट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, जो अभी अनसर्टन है ये और लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग मेड अनसर्टन है। फॉर एग्जांपल दो पार्टी ये कॉन्टैक्ट करती हैं कि प्राइस जो है ना वो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी, तो अभी प्राइस डिसाइड नहीं हुई, अनसर्टन है, लेकिन थर्ड पार्टी जब डिसाइड कर देगी तो सर्टन हो जाएगी। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन है, तो ये वैलिड होगा। हमारा आंसर भी यही होना चाहिए। लास्ट वन है एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, तो ये तो फिर वही बात है कि इनफैक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं है कि फ्यूचर में एग्री करेंगे, बट किस चीज पर एग्री करेंगे कोई डिफाइन नहीं है, अनसर्टेनिटी है इसके अंदर भी, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 19 है कि पार्टीज ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। बेसिकली जो पार्टीज होती हैं वो गेन या लॉस में इंटरेस्टेड होती हैं, विनिंग अमाउंट में इंटरेस्टेड होती हैं, उनका इवेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। बात ठीक लिखी हुई है। फिर है कि इंटरेस्ट इन द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, सम अदर इंटरेस्ट इन द हैपनिंग ऑफ इवेंट और सम अदर इंटरेस्ट इन द नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, सो ऑप्शन ए ही ठीक होगा। क्वेश्चन 20 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टू पे मोर देन 500 टू द विनर ऑफ अ हॉर्स रेस, ये तो लॉ में एज एन एक्सेप्शन मेंशन है वेजरिंग एग्रीमेंट में कि ये कर सकते हैं, तो ये तो वाइड नहीं है, वैलिड हो गया। क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टैलेंट, तो इसमें तो एक स्किल इन्वॉल्व हो रही है, इसमें बैटिंग नहीं है, एक पर्सन स्किल परफॉर्म कर सकेगा उस पोजीशन पे उस सिचुएशन में तो वो लेगा वरना नहीं लेगा, तो ये भी वैलिड है। एथलीट कंपटीशन, इसमें एक पर्सन की जो फिजिकल और जो टेक्निकल स्किल होती है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, तो ये भी बैटिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एग्रीमेंट टू बाय टिकट ऑफ लॉटरी स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, अच्छा ये अगर इसको हम सेक्शन 30 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक देखें तो ये वाइड एग्रीमेंट है, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई और लॉ गवर्नमेंट ने पास किया अदर देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उस लॉ के मुताबिक उस लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सुपरसीड कर लिया हो तो उसमें ये अलाउ हो जाए। लेकिन अगर हम जस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसमें लॉटरी के अंदर क्योंकि चांस बेस्ड विनिंग अमाउंट होती है, तो वो गेम ऑफ चांस होने की वजह से इस तरह का लॉटरी टिकट वॉइड होगा, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना स्पॉन्सर कर रही हो। लेकिन हमने कई मरतबा रियल लाइफ में ये देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च हो रही होती हैं जैसे प्राइस बॉन्ड है या कोई और चीज़ है, जिसको फिर गवर्नमेंट ने किसी और लॉ के थ्रू जो है कह लें कि लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड की हुई होती है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसको सुपरसीड कर रहे होते हैं, कोई और लॉ इसको ओवरराइड कर रहा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर हम आंसर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन 21 है कि वाइड एग्रीमेंट डू नॉट क्रिएट एनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ईदर बाय द पार्टीज। In addition, there are many agreements which have also expressly been declared as void by the law. Which of the following is not a void agreement? लॉ ने कुछ एग्रीमेंट स्पेसिफिकली कहे हुए हैं कि भाई वो void होंगे, कौन सा इनमें से void नहीं होगा? तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो void होंगे, इसकी एक एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ये भी void होगा, इसकी एक एक्सेप्शन है कि माइनर के साथ अगर आप करते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो वो void नहीं होता। सी ऑप्शन है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ अ माइनर, तो ये एक्सेप्शन है इसकी।
और फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट बाय वे ऑफ वेजर, ये भी स्पेसिफिकली लॉ के अंदर वॉइड डिफाइन हुआ हुआ है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है। According to the relevant section of Contract Act, agreement by way of wager is void. Which of the following transaction is not included in wagering agreement? ट्रांजेक्शन ऑफ लॉटरीज, लॉटरी में क्योंकि चांस बेस्ड होता है तो ये भी वेजरिंग है। गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन, नाम गैम्बलिंग और बैटिंग तो एक ही बात है, वेजरिंग है। परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अच्छा एक्चुअली शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदना बैटिंग नहीं है अगर आप ट्रांजेक्शन को रियल जेन्युइन कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा हो रहा हो कि सिर्फ मार्केट में रेट बढ़ेगा तो नेट अमाउंट विन और लूज कर रहे होंगे तो वो वेजरिंग होगा, वरना परचेज करना ये तो वैलिड है। नन ऑफ द अबव ठीक नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट पर, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।